आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में करना शुरू किया था। लास्ट हमने क्या था बुक पैकेट के बारे में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बुक पैकेट के बारे में रह गई है उसको अभी हम पे कर लेंगे, क्योंकि बुक पैकेट जो है इसमें एयर सरचार्जेस हमने नहीं किए थे। तो रेट ऑफ पोस्टेज की बात करें, डाक शुल्क की दर करें, किसी भी बुक पैकेट के ऊपर पहले 50 ग्राम के लिए 4 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक 50 ग्राम या उसके पार्ट के लिए आपको 3 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन एयर सरचार्जेस हमने नहीं किए। एयर सरचार्जेस में पहले 50 ग्राम के लिए 2 रुपये, उसके बाद प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 1 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं एयर सरचार्जेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में बाकी कोई भी डाक शुल्क नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ आपसे लिए जाते हैं एयर सरचार्जेस। तो एयर सरचार्जेस जो है वो बुक पैकेट के ऊपर जो लागू होते हैं वही ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर भी लागू होते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। तो चलिए आ सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स के बारे में, मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट के बारे में। एनी बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स लाइक टेक्स्ट बुक्स विल बी कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। तो इस वाली श्रेणी में कौन से बुक पैकेट शामिल होंगे? जिनमें मुद्रित किताबें होंगी। और कौन सी मुद्रित किताबें? जिनमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी विज्ञापन नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं, तो वो सारी जो है किस में आ जाएंगी? बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक में आ जाएंगी। Any book packet containing printed books not contain any publication published at regular intervals and not bear any published। अब मुद्रित जो पुस्तकों वाले बुक पैकेट होते हैं इसमें नियमित अंतराल पर प्रकाशित होने वाला कोई भी प्रकाशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसमें अपना इतना ध्यान रखना है, टेक्स्ट बुक जैसे होती है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होती है। तो उन सारी को हम कैसे भेज सकते हैं? इस वाली श्रेणी की डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, जिसका नाम है मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट। पैकेट शुड वेयर सुपरस्क्राइब्ड प्रिंटेड बुक्स। अब पैकेट के ऊपर जो है एक ऊपरी लेख होना चाहिए। क्या ऊपरी लेख होना चाहिए? प्रिंटेड बुक्स उनके ऊपर लिखा होना चाहिए। नेम ऑफ प्रिंटर और पब्लिशर शुड बी प्रिंटेड ऑन द बुक। किताबों के ऊपर प्रिंटर या प्रकाशक का नाम जरूर होना चाहिए। कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशंस सेम एज फॉर बुक पैकेट। और शर्तें या फिर विशेष वितरण जो है बुक पैकेट के समान रहेगा। तो जो बुक पैकेट के लिए आपने कर लिया, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स वाले में भी सेम वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। किस तरह से आप पोस्ट करेंगे, किस तरह से उनका वितरण हो जाएगा। चार्जेस फॉर बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स। मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट के ऊपर लिया जाने वाला डाक शुल्क क्या है? पहले 100 ग्राम के लिए आपसे 1 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद भी प्रत्येक 100 ग्राम या उसके पार्ट के लिए आपको 1 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ 250 ग्राम का एक आपके पास बुक पैकेट है, और कौन सा बुक पैकेट है? बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, ऐसा बुक पैकेट जिसमें मुद्रित किताबें हैं। तो बताओ 250 ग्राम वाले इस तरह के पैकेट के ऊपर लिए जाने वाले डाक शुल्क क्या होंगे? तो इसमें आपके पास पहले 100 ग्राम के लिए 1 रुपया, फिर उसके आगे वाले 100 ग्राम के लिए 1 रुपया, उसके बाद 50 ग्राम और बच जाएंगे, यानी कि 100 का आगे जो भी पार्ट आएगा उसके लिए भी 1 रुपया, यानी कि 3 रुपये आपसे टोटल चार्जेस इसकी पोस्टिंग के लिए लिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, मुद्रित पुस्तकों वाला बुक पैकेट। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाला बुक पैकेट। बुक पैकेट कंटेनिंग एनी पीरियोडिकल्स पब्लिकेशन विल बी कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। किसी भी आवधिक प्रकाशन वाले बुक पैकेट इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऊपर हमने क्या कि बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक जो होगा उसमें कोई भी ऐसा प्रकाशन नहीं होना चाहिए जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित होता है। लेकिन जो बुक पैकेट जिसमें पीरियोडिकल्स या पत्रिकाएं होती हैं उसमें कौन सी आपके आवधिक प्रकाशन, जो समय समय पर प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन होते हैं, वो इस तरह के बुक पैकेट की श्रेणी के अंडर आ जाएंगे। प्राइस ऑफ पीरियोडिकल्स हैज टू बी प्रिंटेड ऑन कवर। पत्रिका पर मूल्य कवर, पत्रिका का जो मूल्य रहेगा उसको कवर के ऊपर प्रिंट किया गया होना चाहिए। टैरिफ इज बेस्ड ऑन वेट एंड वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल्स। अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे हमने पिछले जितने भी आर्टिकल्स के बारे में किया उनमें जो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे? डिपेंड्स अपॉन वेट ओनली, उनके केवल वजन के अनुसार लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे बुक पैकेट जिनमें पीरियोडिकल्स या पत्रिकाएं हों उनके ऊपर लिए जाने वाले चार्जेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? वेट के ऊपर, और साथ में जो पीरियोडिकल या पत्रिका आपने भेजी या उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे। स्पेसिफिकेशंस सेम एज फॉर बुक पैकेट, और इसकी जो विशिष्टताएं हैं वो बुक पैकेट के समान ही रहेंगी।
स्पेसिफिकेशन जैसे उसके हम साइज़ की बात करें, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी रहेगा वो सारे बुक पैकेट के समान रहेंगे। रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। अब इसमें जो आप पत्रिकाएं या पीरियोडिकल्स भेजेंगे वो क्या होने चाहिए? पत्रिकाएं प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अनुसार समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी पीरियोडिकल इसके अंदर नहीं भेज सकते हैं। ऐसे पीरियोडिकल ही भेजे जाएंगे जो कहाँ पे यहाँ पे रजिस्टर होने चाहिए, रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। इसके अलावा जो पत्रिकाएं होंगी उनको इस तरह के बुक पैकेट के अंदर आप नहीं भेज सकते हैं। पीरियोडिकल बेयर इन एनी कन्वीनियंट प्लेस, और इस तरह की जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें किसी भी सुविधाजनक स्थान पर आइदर ऑन फर्स्ट और लास्ट पेज, या तो पहले या फिर लास्ट पेज के ऊपर क्या होना चाहिए, सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ऊपरी लेख होना चाहिए। मतलब उनके ऊपर ये लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर नंबर। किस संख्या के तहत भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है, तो वो संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी और ये पूरी लाइन उसके ऊपर लिखी गई होनी चाहिए, ये सुपरस्क्रिप्शन उसके ऊपर होनी चाहिए। मैक्सिमम वेट की बात करें तो इसका अधिकतम वजन जो है 5 kg हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी आप आर्टिकल देखेंगे उसके लिए मैक्सिमम जो वेट लिमिट रहती है वो कितनी रहती है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल फॉर फर्स्ट 100 ग्राम्स फॉर एडिशनल 100 ग्राम्स और पार्ट देयर ऑफ। तो जैसे हमने ऊपर किया कि कोई भी आप ऐसा बुक पैकेट भेजेंगे जिसमें पीरियोडिकल्स या पत्रिकाएं हों, उसके लिए लिए जाने वाले डाक शुल्क किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, वेट एंड वैल्यू, वजन और उसकी वैल्यू के अनुसार, उसके मूल्य के अनुसार डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है पीरियोडिकल की और यहाँ पे वेट दे रखा है। तो अगर वो 20 रुपए तक की पत्रिका है, पीरियोडिकल है, और उसका वजन जो है 100 ग्राम तक है, तो 2 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आगे जितने भी 100 ग्राम आते जाएंगे या उसका हिस्सा आता जाएगा, 3 रुपए का भुगतान आपको करना पड़ेगा। पीरियोडिकल जिसकी वैल्यू 21 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच है, पहले 100 ग्राम के लिए 4 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक 100 ग्राम या उसके पार्ट के लिए 5 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। वह 50 रुपीज़ 50 रुपये से ऊपर की कोई भी पीरियोडिकल या पत्रिका होगी, पहले 100 ग्राम के लिए 8 रुपये और उसके बाद जितने भी 100 ग्राम या उसका पार्ट आएगा 9 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास लिए जाते हैं बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स के ऊपर चार्जेस। आगे चलते हैं पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। तो इसका वेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इट में कंटेन बोनाफाइड ट्रेड पैटर्न्स एंड सैंपल्स ऑफ मर्चेंडीज। इसमें व्यापारिक माल के प्रमाणित पैटर्न या नमूने हो सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस सेम एज बुक पैकेट, और इसकी जो विशिष्टताएं हैं वो भी बुक पैकेट के समान रहेंगी, यानी कि साइज वगैरह की जो बात करेंगे वो सेम रहेंगी बुक पैकेट के जितनी। मैक्सिमम वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 kg। बाकी हमने ऊपर जितने भी किए उनका वेट कितना आ जाएगा, 5 kg आ जाएगा। लेकिन पैटर्न एंड सैंपल पैकेट के मामले में वेट जो है 2 kg मैक्सिमम हो सकता है। पोस्टेज चार्जेस की बात करें, पहले 50 ग्राम के लिए 4 रुपये, उसके बाद आगे जो 50 ग्राम आएंगे उसके लिए 3 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अनपेड और इनसफिशेंटली पेड पैटर्न और सैंपल पैकेट। अगर आपने अवैतनिक या आधे अधूरे भुगतान वाला कोई भी पैटर्न या सैंपल पैकेट भेजा है, कंडीशंस द सेम एज फॉर बुक पैकेट, तो इसमें आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो भी सेम बुक पैकेट की तरह रहेंगे। मतलब 2 गुने डाक शुल्क लिए जाएंगे प्रीपेड दर के अनुसार अगर अनपेड भेजा है, और अगर इनसफिशेंटली पेड भेजा है तो जो भी चार्जेस पहले आपने दिए हैं वो कमी निकाली जाएगी। जो कम आपने चार्जेस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग 2 गुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल डायमेंशंस आर आल्सो सेम एज पर बुक पैकेट, और अधिकतम और न्यूनतम जो आयाम रहेंगे वो भी बुक पैकेट के समान रहेंगे। इफ बुक पैकेट आर नॉट पैक्ड इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड इट विल नॉट बी फॉरवर्डेड। यदि इसको निर्धारित तरीके से पैक नहीं किया जाता है, जो भी तरीका बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर इनको पैक नहीं किया जाता है तो इन्हें अग्रेषित नहीं किया जाएगा, आगे इनको नहीं भेजा जाएगा। आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में, अंध साहित्य पैकेट के बारे में। तो अंध साहित्य पैकेट के लिए फ्री अप टू 7 kg। तो इसका ध्यान रखना, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम जो वेट है वो 7 kg हो सकता है। हमने ऊपर बुक पैकेट की है, कोई बात नहीं, 5 kg उसका वजन आ जाएगा। उसके बाद हमने एक और किया पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, तो उसका जो वजन है वो कितना हो जाएगा, 2 kg। अब यहाँ पे जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है BLP, क्या, तो इसके लिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, 7 kg आ जाएगी।
आगे चलते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फॉलोइंग फीस। अंध साहित्य पैकेट को निम्नलिखित शुल्कों के भुगतान से छूट दी गई है। तो जब भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाएगा, सिर्फ उसके ऊपर कौन से चार्जेस लिए जाएंगे? एयर सरचार्जेस लिए जाएंगे, हवाई अधिभार लिया जाएगा, बाकी पोस्टेज फीस यानी कि उसके वजन के अकॉर्डिंग जो भी चार्जेस बनते हैं उसमें आपको छूट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस, पंजीकरण शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। फीस फॉर एक्नोलेजमेंट, अगर उसके साथ आप पावती भेजना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, रसीद की सत्यापित प्रति के लिए शुल्क की बात करें तो वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा। अब ये फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट क्या होती है? तो ध्यान रखना, जब भी कोई हम रजिस्टर्ड आर्टिकल, जब भी कोई पंजीकृत वस्तु हम भेजते हैं तो प्राप्तकर्ता को उस वस्तु की प्राप्ति के समय एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो उसी रसीद की अगर सत्यापित प्रति चाहिए प्रेषक को, तो इसके लिए उसको चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के मामले में इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स। अब ऐसा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिसके लिए आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान नहीं किया है, जिसमें आपको पोस्टेज चार्जेस में छूट दी गई है, विल बी ट्रांसमिटेड बाई सरफेस रूट। तो ऐसे जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होंगे उनको केवल सतह डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। इफ़ दे आर टू बी सेंट बाई एयर, लेकिन अगर आप उनको चाहते हैं बाई एयर भेजना, हवाई मार्ग के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एयर सरचार्जेस देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर बुक पैकेट हैज़ टू बी पेड। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बुक पैकेट के लिए एयर सरचार्जेस करवाए, उतने ही एयर सरचार्जेस लिए जाएंगे आपसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में। तो ऐसे बुक पैकेट जैसे बुक पैकेट जिनमें आपने केवल सतह डाक के माध्यम से उनको भेजना है तो उसके लिए आपको कोई भी डाक शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको क्या करना चाहते हैं, हवाई मार्ग से, हवाई डाक मार्ग के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एयर सरचार्जेस देने पड़ेंगे। एयर सरचार्जेस जो हैं वो कितने लिए जाएंगे? जितने आपसे किसी भी बुक पैकेट के ऊपर लिए जाते हैं। कंटेंट्स की बात करें, सामग्री की बात करें, किसी भी बुक पैकेट में पेपर्स ऑफ एनी काइंड, पीरियोडिकल्स, बुक एंड लेटर्स टू और फ्रॉम ब्लाइंड इम्प्रेस्ड इन ब्रेली और अदर टाइप। तो इसमें किसी भी प्रकार की पत्रिकाएं, किताबें, पत्र जो ब्रेल लिपि में छपे हुए हों उन्हें नेत्रहीन को या नेत्रहीन द्वारा भेजा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें किसी भी तरह के पेपर भेज सकते हैं, कागजात भेज सकते हैं, पत्रिकाएं भेज सकते हैं, किताबें या पत्र भेज सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? वो किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति के द्वारा भेजे जाएंगे या नेत्रहीन व्यक्ति को भेजे जाएंगे। और शर्त क्या है कि वो ब्रेल लिपि में छपे होने चाहिए। क्या ऐसे नहीं कि प्रिंट किया और भेज दिया, वो ब्रेल लिपि में छपे होने चाहिए, तभी उनको आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेज सकते हैं। साइज एंड पैकिंग सेम एज पर बुक पैकेट, और इसके साइज और पैकिंग की बात करें तो वो बुक पैकेट के समान रहेगा। वजन की बात करें तो वो आपने ध्यान रखना 7 kg हो जाएगा। नोट कंटेन एनी कम्युनिकेशन आइदर इन राइटिंग और प्रिंटेड और इन ऑर्डिनरी टाइप एक्सेप्ट। इसमें कुछ भी लिखा हुआ या मुद्रित संचार नहीं होना चाहिए, सिवाय कुछ बातों के। इसमें टाइटल जो है वो मुद्रित हो सकता है या लिखा हुआ हो सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट, क्या सामग्री भेजी जा रही है, कौन सी वस्तुएं उसके अंदर भेजी जा रही हैं, उसके बारे में एक टेबल हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, निर्देश हो सकते हैं। टेबल टू रिटर्न पैकेट, या फिर पैकेट को वापसी के लिए जो टेबल है वो एक हो सकता है वहां पे। तो इन सारी चीजों को छोड़कर अन्य कुछ भी उसके ऊपर लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ नहीं होना चाहिए। ब्रीच ऑफ कंडीशंस, अगर शर्तों का उल्लंघन होता है। चार्ज ऑन डिलीवरी विद लेटर और पार्सल पोस्टेज बिचावा मे बी लेस। तो शर्तों का उल्लंघन होने पर वितरण के समय पार्सल या पत्र दर के अनुसार जो भी कम डाक चार्जेस बनेंगे वो आपसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए जाएंगे। पैकेट शैल बियर आउटसाइड इंस्क्रिप्शन। पैकेट के बाहर क्या लिखा होना चाहिए? लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड। ये चीज़ जो है पैकेट के बाहर लिखी जानी चाहिए। एंड रिटन और प्रिंटेड नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर। उसके बाद और क्या हो सकता है? लिखा हुआ या मुद्रित किया हुआ सेंडर, प्रेषक का या प्राप्तकर्ता का नाम और पता। ये सारी चीज़ें जो है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बाहर लिखी हुई या प्रिंट की हुई हो सकती हैं। इसके अलावा उसमें कुछ भी लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में। मोस्टली जो है इसका वजन पूछा जाता है। बाकी इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें आपसे कोई भी डाक शुल्क नहीं लिए जाएंगे, केवल एयर सरचार्जेस आपसे लिए जाएंगे अगर इसको हवाई मार्ग के माध्यम से प्रेषित किया जाना है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में, पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में।
Registered newspaper can consist wholly or in a great part of political or other news with or without advertisement. पंजीकृत समाचार पत्र में पूरी तरह से या बड़े हिस्से में राजनीति या अन्य समाचार शामिल होते हैं जो विज्ञापन के साथ या विज्ञापन के बिना होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी पंजीकृत समाचार पत्र की। पंजीकृत समाचार पत्र में क्या होते हैं, समाचार होते हैं। अब समाचार जो है वो पूरी तरह से या बड़े हिस्से में वो राजनीति से संबंधित हो सकते हैं या अन्य कोई भी न्यूज़ से संबंधित हो सकते हैं। उसमें विज्ञापन भी साथ में हो सकता है या बिना विज्ञापन के भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की पंजीकृत समाचार पत्र की डेफिनेशन। पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स नॉट मोर देन 31 डेज, और ये अधिकतम 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए। मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कितने दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए? 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए। इट शुड हैव बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसमें ग्राहकों की प्रमाणित सूची होनी चाहिए। अब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पंजीकृत समाचार पत्र कौन से ग्राहकों को भेजा जाएगा, उसके लिए आपके पास एक सूची होनी चाहिए। क्या वो सूची जो है पोस्ट ऑफिस को देनी पड़ती है। Registered in office of superintendent or senior superintendent of area in which newspaper is to be published, no charges for registration। important point है, जिस क्षेत्र में समाचार पत्र प्रकाशित किया जाना है या उस क्षेत्र के अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक के कार्यालय में भी पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि जिस भी डिवीजन में आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पब्लिश करना चाहते हैं उस डिवीजन का जो सुपरिटेंडेंट, उस डिवीजन का जो हेड होगा, हेड कौन होगा, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट, उसके कार्यालय में भी ये पंजीकृत होना चाहिए। और इस पंजीकरण के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Either on first or last page word registered followed by registration number और नंबर असाइंड बाई एसपी और एसएसपी, पहले और अंतिम पृष्ठ पर, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पर, जैसे हमने किया बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स वाले, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट में, कि पहले या अंतिम पृष्ठ पर जहां पर भी सुविधाजनक हो क्या होगा, पंजीकृत शब्द लिखा गया होगा। पंजीकृत शब्द के बाद पंजीकरण संख्या या फिर सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट जो निर्दिष्ट करेगा संख्या वो लिखी जाएगी, क्योंकि ये सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में भी पंजीकृत किया जाएगा। उस पंजीकरण के लिए जो संख्या सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट निर्दिष्ट करेगा वो संख्या भी पंजीकृत वर्ड के बाद, पंजीकृत शब्द के बाद लिखी जाएगी। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन रिमेन्स इन फोर्स टिल 31 दिसंबर ऑफ द थर्ड कैलेंडर ईयर, पहला पंजीकरण तीसरे कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। आपने इस समय अगर प्रेजेंट में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है तो अगले 3 कैलेंडर वर्ष में, अगले 3 कैलेंडर वर्ष तक ये रजिस्ट्रेशन जो है पंजीकरण चलेगी। उसके बाद उसकी जो 31 दिसंबर आएगी तब जाके ये क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ईच सब्सिक्वेंट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन रिमेन इन फोर्स फॉर 3 कैलेंडर ईयर, उसके बाद जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन रीन्यू की जाएगी, रिन्यूअल के बाद ये फिर से आगे 3 वर्षों के लिए लागू रहेगी। आगे चलते हैं पैकेट्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो हमने पहले भी किया था कि आप जो है पंजीकृत समाचार पत्र या पंजीकृत समाचार पत्रों के जो पैकेट होते हैं उनको रविवार या डाकघर अवकाश वाले दिन जो है कहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमने किया था। तो एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के पैकेट। अब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के पैकेट में क्या होना चाहिए, कंटेन ओनली कॉपीज ऑफ सेम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड ऑफ सेम डेट, इसमें एक ही पंजीकृत समाचार पत्र तथा एक ही तारीख की प्रतियां होनी चाहिए। मतलब एक ही तरह के समाचार पत्र होने चाहिए और उनकी तारीख है इशू करने की या उनको जारी करने की तारीख भी एक होनी चाहिए। नहीं कि एक आप पिछले दिन का भेजेंगे एक अगले दिन का भेजेंगे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसमें सेम न्यूज़पेपर की और सेम डेट की प्रतियां होनी चाहिए, कॉपीज होनी चाहिए। एड्रेस्ड टू लोकल एजेंट्स, अब ये जो पैकेट्स होते हैं किसी व्यक्ति को नहीं भेजे जाएंगे, भेजे जाते हैं जो लोकल एजेंट वगैरह होते हैं उनको ये भेजे जाएंगे। डिलीवर्ड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस और RMS वैन, अब इनका जो वितरण है वो प्राप्तकर्ता की या एजेंट के पते पर नहीं किया जाता है, उनको क्या करना पड़ता है, इन्हें डाकघर की खिड़की पर, डाक कार्यालय RMS वैन की खिड़की पर आकर स्वयं प्राप्त करना पड़ता है।
रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। उसके बाद है पंजीकृत समाचार पत्र, भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मस्ट फॉलो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। उसके बाद ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 का भी पालन करेगा। सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को फॉलो करेगा, उसका पालन करेगा। अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण का अधिकार जो अब किसके पास रहता है, डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस आरएमएस डिविजन्स, इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर इन हुज ज्यूरिडिक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर इज टू बी पब्लिश्ड, डाकघर या आरएमएस मंडल का अधीक्षक या स्वतंत्र राजपत्रित पोस्ट मास्टर जिसके अधिकार क्षेत्र में समाचार पत्र प्रकाशित किया जाना है, तो उसको वही क्या कर सकता है, पंजीकृत कर सकता है। यानी कि डिवीजन का जो सुपरिटेंडेंट होगा या आरएमएस मंडल का सुपरिटेंडेंट होगा या फिर गैजेटेड जो आपके पास राजपत्रित पोस्ट मास्टर होते हैं इंडिपेंडेंट वाले, तो जिनके भी अधिकार क्षेत्र में इनको पब्लिश किया जाना है वही क्या कर सकते हैं, इनका पंजीकरण कर सकते हैं। आगे चलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जब भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का पंजीकरण करवाया जाएगा उसको दी जाने वाली रजिस्ट्रेशन संख्या किस तरह से रहती है, फॉर्मेट रहता है इसका DN इस तरह से XYZ 2022 टू 2024। इसका क्या मतलब हो जाएगा, DN का मतलब होता है नेम ऑफ डिवीजन और गैजेटेड पोस्ट ऑफिस, जहां पे भी जिसके अधिकार क्षेत्र में आप इसको पब्लिश कर रहे हैं उसका नाम हो जाएगा, उस डिवीजन का RMS मंडल का नाम हो जाएगा। XYZ क्या हो जाएगा, XYZ यहाँ पे बोला गया जो भी उसको संख्या दी जाएगी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी उसको संख्या प्रोवाइड की जाएगी वो यहाँ पे उसके बाद आएगी डिवीजन के नाम के बाद, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2022 टू 2024 ब्लॉक ऑफ 3 years फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज वैलिड। तो जहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए 2023 चल रहा है प्रेजेंट में, 2023 में इसको क्या करते हैं आप रजिस्टर करते हैं, पंजीकृत करते हैं, तो इसमें कौन सा ब्लॉक आ जाएगा 2023 टू 2025। तो एक वर्ष यहाँ पे 2023 का आ जाएगा, 2024 का एक वर्ष आ जाएगा और 2025 का एक वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से एक 3 हो जाएंगे टोटल, 3 वर्षों के लिए, 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए, और 2025 की 31 दिसंबर को जाके ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। The year part of the registration will change every time the registration is renewed। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन का नवीकरण करते हैं उस समय ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ये वाला ईयर पार्ट वाला जो पोर्शन है जिस समय के लिए वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होगी हर बार चेंज हो जाता है। मतलब कि जैसे 2022 से 2024 तक के लिए वैलिड था, तो 2024 में 31 दिसंबर से पहले जब आप इसका नवीकरण करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2025 से लेके 2027 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एयर वाला पार्ट जो है हमेशा चेंज होता है जब भी आप रजिस्ट्रेशन का नवीकरण करते हैं। फीस फॉर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, पंजीकरण या नवीकरण के लिए शुल्क की बात करें, देयर इज नो फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसे हमने ऊपर भी किया कि ये किसके साथ पंजीकृत होना चाहिए, जिस डिवीजन में, जिस RMS डिवीजन में इसको इशू किया जाना है, जारी किया जाना है, वहाँ का जो भी सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट होगा उसके कार्यालय में ये पंजीकृत होना चाहिए, और इस पंजीकरण के लिए आपको कोई भी शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रिन्यूअल फीस की बात करें 50 रुपये आपसे लिए जाएंगे इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 30 सितंबर बट बिफोर 31 दिसंबर। अब जिस वर्ष में, जिस कैलेंडर ईयर में ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा पंजीकरण, उस वर्ष की अगर 30 सितंबर के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले आप आवेदन करते हैं तो रिन्यूअल फीस के रूप में 50 रुपये लिए जाएंगे, नहीं तो कोई भी रिन्यूअल चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अभी 31 दिसंबर को क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, तो आप क्या कर रहे हैं 30 सितंबर यानी कि जो लास्ट वाले मंथ है उनमें कर रहे हैं, 30 सितंबर के बाद और 31 दिसंबर से पहले यानी कि लास्ट वाले महीने में जाकर आप इसके नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे रिन्यूअल फीस के लिए। और एक्सपायरी हो जाता है 31 दिसंबर चली जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये का नवीकरण शुल्क देना पड़ेगा। इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर, यानी कि जिस वर्ष में ये एक्सपायर होने वाला है उसकी 31 दिसंबर के बाद आपका आवेदन पहुंचता है नवीकरण के लिए तो आपको 100 रुपये का भुगतान यहाँ पे करना पड़ेगा। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण का जो वैधता रहेगी वो 3 वर्ष के लिए रहेगी। 3 वर्ष के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रीन्यू करना पड़ेगा। रिन्यूअल जो आप करेंगे, नवीकरण जो करवाएंगे वो भी आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए वैलिड रहेगा।
पब्लिशर सबमिट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स, तो हमने ऊपर भी किया, इसमें एक ग्राहकों की प्रमाणित सूची होनी चाहिए। तो जो पब्लिशर है, जो पंजीकृत समाचार पत्र को प्रकाशित करेगा या उसका जो प्रकाशक है, उसको क्या करना पड़ता है, कम से कम 50 बोनाफाइड ग्राहकों की एक सूची पोस्ट ऑफिस में देनी पड़ती है। मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टिंग एट ए टाइम, एक बार में कम से कम आपको 100 पंजीकृत समाचार पत्रों की कॉपीज जो है वो पोस्ट करनी होती है, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं। एक आपके पास प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली सुविधा आती है, उसमें पोस्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 500 कॉपीज होनी चाहिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, क्योंकि पंजीकृत समाचार पत्र में आपको प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली सुविधा भी मिल जाती है। तो उसमें आप अगर पोस्ट करते हैं तो कम से कम आपको 500 कॉपीज एक बार में पोस्ट करनी होंगी। वेट लिमिट फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार वजन पत्र के लिए जो वेट लिमिट की बात करें वो है 5 kg। तो इसमें जो पीए की तैयारी कर रहे हैं उनको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि फॉरेन जब भी हम करेंगे पीओ गाइड पार्ट 2, वहाँ पे भी हमारे पास रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आएगा जो फॉरेन कंट्रीज़ को भेजा जाता है। तो फॉरेन कंट्रीज़ को भेजने के लिए पंजीकृत समाचार पत्र की जो वेट लिमिट है वो है 2 kg, और इंग्लैंड की बात करें अंतर्देशीय में इसकी जो वेट लिमिट है वो कितनी है, 5 kg है। उसी तरह से बुक पैकेट जिनमें पीरियोडिकल्स होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उसमें भी वेट लिमिट कितनी है, आज ही हमने की 5 kg हो जाएगी। आगे चलते हैं पोस्टेज चार्जेस इन केस। अब देखो यहाँ पे या तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के मामले में आप सिंगल कॉपी भेजेंगे या फिर उसका पैकेट भेजेंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। अगर आप सिंगल कॉपी भेजते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, पहले 50 ग्राम के लिए 0.25 रुपीज़ लिए जाएंगे, उसके बाद 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के लिए 0.50 रुपीज़ लिए जाएंगे, उसके बाद प्रत्येक 100 ग्राम्स के लिए आपको 0.20 का भुगतान करना पड़ेगा। मोर देन 1 कॉपी ऑफ सेम इशू ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इन सेम पैकेट, तो जब भी आप पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट भेजते हैं तो ऊपर भी हमने कर लिया, तो इसमें क्या रहता है, सेम ही रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होने चाहिए, सेम इशू के होने चाहिए और सेम डेट के होने चाहिए। तो इस तरह का जब भी पैकेट भेजा जाता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स का, तो पहले 100 ग्राम के लिए आपको 0.50 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रत्येक 100 ग्राम के लिए 0.20 का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे 50-50 ग्राम किसके लिए हो जाएंगे, सिंगल कॉपी के लिए, और 100-100 ग्राम हो जाएंगे उसके पैकेट के लिए। और लास्ट चलते हैं आपके पास है पार्सल के बारे में। तो हमने टोटल 10 श्रेणियों की डाक वस्तुओं के बारे में करना है, जिसमें पार्सल जो है वो लास्ट में आ जाता है। पार्सल में क्या भेजा जा सकता है, एनीथिंग मे बी सेंट इन पार्सल एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। पार्सल में निषिद्ध डाक वस्तुओं के अलावा कुछ भी भेजा जा सकता है। अगर आपको याद हो, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स में भी हमारे पास पार्सल के बारे में एक चीज़ आई थी, क्या चीज़ आई थी हम यहाँ पे करेंगे। पार्सल में कंटेन अ सिंगल रिटन कम्युनिकेशन ऑफ नेचर ऑफ लेटर और हैविंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू द एड्रेसी ऑफ द पार्सल। एक पार्सल में पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए एक लिखित संचार जो पत्र या व्यक्तिगत संचार की प्रकृति का हो शामिल हो सकता है, लेकिन ये वाली कंडीशन की एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन जो ऑफिशियल पार्सल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ये हमने ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स में भी किया था। तो पार्सल में क्या हो सकता है, एक एकल कम्युनिकेशन हो सकता है जिसकी प्रकृति पत्र की हो सकती है या व्यक्तिगत संचार की हो सकती है, जो किसके लिए होना चाहिए, जो पार्सल है उसके प्राप्तकर्ता के लिए होना चाहिए। नो रिटन कम्युनिकेशन इज एनक्लोज्ड इन पार्सल। पार्सल में कोई भी लिखित संचार शामिल नहीं होना चाहिए। सस्पेक्टेड पार्सल फॉरवर्ड टू इट्स डेस्टिनेशन मार्क्ड फॉर ओपन डिलीवरी एंड ओपन इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ पे किया कि पार्सल में एक से ज़्यादा कोई भी आपके पास लिखित या फिर कोई भी व्यक्तिगत संचार की प्रकृति वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पार्सल के ऊपर ऐसा संदेह है कि उसमें कोई भी रिटन कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है, तो उस पार्सल के ऊपर क्या लिखा जाएगा, पार्सल के ऊपर ये वाला रिमार्क लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, फॉर ओपन डिलीवरी लिखा जाएगा। तो फॉर ओपन डिलीवरी वाला पार्सल जब ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में, गंतव्य के कार्यालय में, गंतव्य का कार्यालय का मतलब होता है जहां से उसका वितरण किया जाना है, तो जब ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा तो उस पार्सल के प्राप्तकर्ता को पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा और उस प्राप्तकर्ता की प्रेजेंस में उस पार्सल को खोला जाएगा। ईच रिटन कम्युनिकेशन चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द लेटर पोस्टेज। अब मान लीजिए उस पार्सल के अंदर से रिटन कम्युनिकेशन निकलते हैं तो क्या किया जाएगा, संदिग्ध
तो यहाँ पे पार्सल में जितने भी रिटर्न कम्युनिकेशन मिलेंगे उन सभी को पत्र डाक दर के दोगुने भुगतान के बाद वितरित किया जाएगा। यानी कि लेटर के माध्यम से अगर आप भेजते हैं, मान लीजिए उस पार्सल के अंदर आपको 3 रिटर्न कम्युनिकेशन मिल जाते हैं, तो आप उनका वितरण कैसे करेंगे? तीनों के लिए अलग अलग देखा जाएगा। अगर उनको लेटर के रूप में भेजा जाता तो उनके ऊपर क्या चार्जेस बनने थे, उसके अकॉर्डिंग आपको दोगुने, यानी कि इनको 5 रुपये, इसके लिए 5 रुपये, इसके लिए 5, और इसके आपको दोगुने चार्जेस, यानी कि इसके लिए 10 रुपये, इसके लिए भी 10 रुपये और इसके लिए भी 10 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो जितने भी उसमें से लिखित संचार निकलेंगे उन सभी पर पत्र डाक दर के दोगुने भुगतान के साथ उनको वितरित किया जाएगा, सिवाय प्राप्तकर्ता के लिए एकल संचार को छोड़कर। तो हमने ऊपर कर ली कि पार्सल में एकल संचार हो सकता है, लेकिन वो प्राप्तकर्ता के लिए ही होना चाहिए, जो पार्सल का एड्रेसी रहेगा। इफ एड्रेसी फेल्स और रिफ्यूजेस टू पे चार्जेस, रिटर्न टू सेंडर फ्रॉम हुम दी चार्जेस विल बी रिकवर्ड। अगर मान लीजिए प्राप्तकर्ता उन चार्जेस का भुगतान करने में विफल हो जाता है या फिर वो मना कर देता है कि मैं चार्जेस का भुगतान नहीं करूंगा, तो पार्सल जो वो क्या किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा और सेंडर को फिर वो सारे चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। आगे चलते हैं वेट लिमिट। पार्सल के लिए जो वजन सीमाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैक्सिमम वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल नॉट एक्सीडेड 4 kg। किसी भी अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन 4 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पार्सल आप भेजना चाहते हैं 4 किलोग्राम तक अगर आप उसको भेजते हैं, आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगी, या तो आप उसका पंजीकरण करवा के उसको भेज सकते हैं या फिर बिना पंजीकरण के भी उसको भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड आपकी इच्छा के अनुसार आप उसे भेज पाएंगे। रजिस्टर्ड पार्सल पोस्टेड फ्रॉम और एड्रेस्ड टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस नॉट एक्सीड 10 kg। लेकिन अगर आपका पार्सल जो वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड पार्सल है, और यहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हैं, या तो बीओ से भेज रहे हैं या बीओ को भेज रहे हैं, मतलब किसी एचओ या एसओ से बीओ के लिए भेज रहे हैं, या ब्रांच पोस्ट ऑफिस से किसी और जगह के लिए उसको भेजा जा रहा है, तो उस पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना आ जाएगा, 10 kg आ जाएगा, 10 किलोग्राम आ जाएगा। वेट लिमिट इज 20 kg इन अदर केसेस। बाकी सभी मामलों में पार्सल की जो वेट लिमिट रहेगी वो 20 kg रहेगी। अगर आपसे सिंपल और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी पार्सल की मैक्सिमम वेट लिमिट क्या होगी, आपका आंसर हो जाएगा 20 kg। आपसे पूछा जाए कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस को शाखा डाकघर को संबोधित या शाखा डाकघर से संबोधित किसी पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, तब आपके पास आ जाएगा 10 kg। और वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पार्सल को ब्रांच पोस्ट ऑफिस से संबोधित किया जाता है या ब्रांच पोस्ट ऑफिस को संबोधित किया जाता है और वो अनरजिस्टर्ड पार्सल है, अपंजीकृत पार्सल है, तब उसका मैक्सिमम वेट कितना हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा। और मैक्सिमम आप अनरजिस्टर्ड पार्सल 4 kg तक ही भेज सकते हैं सभी मामलों में। साइज लिमिट की बात करें तो इसका साइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ की बात करें, नॉट एक्सीड 1 मीटर। तो किसी भी पार्सल की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ प्लस गिर्थ नोट एक्सीड 1.80 मीटर। लंबाई और परिधि जो है 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पीए की तैयारी कर रहे हैं भाई उनको तो ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। बाकी एमटीएस और पोस्टमैन के लिए तो उनको सिर्फ यही याद करना है, लेकिन पीए वालों को फॉरेन पार्सल के भी याद करने हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आप अभी से इनको अच्छे से याद नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इफ़ पार्सल इज़ टू बी रजिस्टर्ड, अगर आप पार्सल का पंजीकरण करना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस मस्ट बी फुली प्रीपेड। तो इसके लिए आपको डाक शुल्क के साथ साथ पंजीकरण शुल्क का भी पूरा भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि जो उसके ऊपर डाक शुल्क बनेंगे वजन के अनुसार और वो पंजीकरण शुल्क होगा वो आपको फुली प्रीपेड करना पड़ेगा, पहले से ही भुगतान उसका करना पड़ेगा, तभी पार्सल को पोस्ट किया जाएगा। एवरी पार्सल फॉर पोस्टिंग मस्ट बी प्रेजेंट एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट करने के लिए प्रत्येक पार्सल को डाक घर की खिड़की पर ही प्रस्तुत करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने फ्रैंक्ड आर्टिकल्स के बारे में भी किया था कि उनको भी आपने डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत करना होता है। अगर आप उनको लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए डाल देते हैं तो उनको क्या माना जाता है, अनपेड माना जाता है। लेकिन जो पार्सल होता है अगर आप उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए डालेंगे तो क्या किया जाएगा, ट्रीटेड एंड चार्ज एज रजिस्टर्ड पार्सल। तो उसको पंजीकृत पार्सल की तरह माना जाएगा और उसी के अनुसार उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे।
एंड हैंडेड ओवर टू रजिस्ट्रेशन पीए फॉर रजिस्ट्रेशन, और इसका पंजीकरण करने के लिए इसको पंजीकरण सहायक को सौंप दिया जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी, अब आपके दिमाग में आया होगा कि पार्सल को क्या करना है, आपने अगर रजिस्टर्ड करना है तो डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत करना है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं। लेकिन अगर आप लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देंगे तो उसको ऑलरेडी क्या माना जाएगा, उसको पंजीकृत पार्सल माना जाएगा और उसी के अनुसार उसके ऊपर शुल्क लिए जाएंगे। अब यहाँ पे भाई अगर लेटर बॉक्स में आप पोस्ट कर देंगे, आप तो पोस्ट करके चले जाएंगे तो उसको पीछे से क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड पार्सल मान लिया जाएगा। तो इसमें तो आपका फायदा है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक पार्सल को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, डाल दिया। अब उस लेटर बॉक्स में से जब उस पार्सल को निकाला जाएगा, निकालने के बाद उसे पंजीकरण सहायक को पंजीकरण करने के लिए सौंप दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट क्या करेगा, उसका पंजीकरण कर देगा। पंजीकरण करने के बाद उसे प्राप्तकर्ता को भेजा जाएगा। अब प्राप्तकर्ता से वितरण के समय जो भी डाक चार्जेस बनेंगे उसकी पंजीकरण के लिए, उसकी पोस्टिंग के लिए, वो देने पड़ेंगे प्राप्तकर्ता को। प्राप्तकर्ता अगर मना कर देता है फिर वो सेंडर के पास आएगा पार्सल और फिर सेंडर को देने पड़ेंगे, तो इस तरह से वो बचेगा नहीं। तो इसलिए बेहतर क्या होगा कि आपको पार्सल अगर पोस्ट करना है, उसका पंजीकरण करना है, डाक घर की खिड़की पर आप उसको प्रस्तुत करें। कंपनसेशन फॉर इंटरनेशनल पार्सल, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के लिए दिया जाने वाला मुआवजा। लॉस के लिए, टोटल थेफ्ट या डैमेज के लिए 40 एसडीआर या फिर पर पार्सल 40 एसडीआर पर पार्सल और 4.50 एसडीआर पर केजी के हिसाब से दिए जाते हैं। टैरिफ की बात करें, टैरिफ में अप टू 500 ग्राम्स 500 ग्राम तक 19 रुपीज़, उसके बाद प्रत्येक 500 ग्राम के लिए 16 रुपये। होम डिलीवरी चार्जेस की बात करें तो अगर वजन 5 केजी से ज़्यादा है तो 5 रुपये लिए जाएंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक पार्सल है जिसका वजन है 2000 ग्राम्स, क्या 2000 ग्राम यानी कि 2 केजी है, उसके ऊपर आपको कितने चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी फ्रैक्शन बन जाएंगी, 4 फ्रैक्शन बन जाएंगी, जिसमें पहले 500 ग्राम के लिए आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 19 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद अगले 500 ग्राम के लिए आपको जो है वो 16 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आगे क्या यही रह जाएगा, उसके बाद आगे जितने भी 500 ग्राम आएंगे उसके लिए आपको 16 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और एक और फ्रैक्शन बनेगी इसके लिए भी 16 रुपये। तो इस तरह से 16 × 48 हो जाएंगे, प्लस 19 करेंगे तो ये सारे चार्जेस मिला के आपको पार्सल के लिए देने पड़ेंगे जिसका वजन 2000 ग्राम्स होगा। क्या जी, तो चलिए ये थे आपके पास मेल्स के बारे में। पार्सल हमने कर लिया, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बुक पैकेट हो जाएगा। बाकी ये सारे आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स, सेकंड क्लास आर्टिकल्स, टोटल 10 श्रेणियों की डाक वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में हमने कवर कर लिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाने की संभावना रहती है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।